हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र, जो कि किसका है, कंप्यूटर का। ये लास्ट पेपर है। इसकी एक मैराथन क्लास देखेंगे जिसमें हम कंप्लीट प्रश्नों को आपका रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आपको बता दें कि ये पेपर 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर है, जिसमें 5 नंबर केवल बहुविकल्पीय हैं। बाकी जो 20 नंबर है उसमें आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं एक एक क्वेश्चन का। बहुत डिटेल तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। एक्सप्लेनेशन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सुनेंगे केवल आप बस, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में MAN का पूरा नाम क्या होता है। तो आइए देखते हैं MAN का पूरा नाम क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इतने पे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार से। पहला LAN, जिसका पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक है WAN, जिसका पूरा नाम होता है, पूछ लेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा है MAN, जिसका आपने पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो डिजिटल श्यामपट्ट जैसे कि आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो ये क्या है, डिजिटलीकरण ही तो है एक प्रकार से। तो आइए समझते हैं डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। डिजिटल श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है जिसमें कंप्यूटर की क्या होती है, विशेषता होती है। इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह या फिर हम साधारण ब्लैक बोर्ड की तरह, दोनों की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल श्यामपट्ट को हम कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह और साधारण ब्लैक बोर्ड की तरह क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इसका हम, ठीक है ना। और ये क्या है, इसमें डिजिटल श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो क्या होती है, वो होता है आपका कंप्यूटर। अगला ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। अब देखो, ई पुस्तकालय में कंप्यूटर में जहाँ भी ई वर्ड लिखा मिलेगा, तो ई का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ईमेल का पूरा नाम पूछे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो वैसे ई का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय। तो यह क्या होता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मतलब ई पुस्तकालय का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर मोबाइल की ज़रूरत है। इसमें हम पुस्तकों को डिजिटल रूप में क्या करते हैं, संग्रहित कर सकते हैं और फिर प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर पर ही समस्त सामग्री का क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया ना, एकदम ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। तो संचार जो प्रौद्योगिकी है ना, ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। पहला मौखिक अभिव्यक्ति, जिसमें हम, है ना, ओरली अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने बिना लिखे हुए रख सकते हैं, जैसे कि बोल के, जैसे हमारी और आपकी यहाँ पे जो अभिव्यक्ति हो रही है कैसी है, ये मौखिक है। और मुद्रित में क्या होगा, मुद्रित में हम जब लिख कर किसी दूसरे तक अपने संदेश को रखें तो मुद्रित प्रणाली कहलाती है। अब रेडियो प्रसारण तीसरा है, और दूरदर्शन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा, इन सब के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक दूसरे से मतलब संचार कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो कितने प्रकार हैं ये पूछ सकता है। तो 5 प्रकार की, मौखिक, मुद्रित, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट के द्वारा हम संचार कर सकते हैं एक दूसरे से। अगला, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचनाओं का तीव्र गति से, जो इन्फॉर्मेशन है उनका तीव्र गति से एकत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण, फिर व्यवस्थापन, संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना इनको, तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही क्या कहलाती है, संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो फिर समझेंगे, सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही क्या कहलाती है, संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन बताइए। मतलब हम मौखिक अभिव्यक्ति किस किस के द्वारा कर सकते हैं। तो पहला क्या है, लाउड स्पीकर के द्वारा, है ना। मौखिक का मतलब है कि अपने बातों को आप दूसरे के सामने रखें बिना लिखे हुए, है ना। तो लाउड स्पीकर है, मोबाइल है, इसके द्वारा हम मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगला, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो ये तो आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है ना। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो। अगला, संचार किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या फिर संचार से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र,
टेलीफोन आदि के माध्यमों द्वारा क्या है, दूसरों तक पहुंचाना है। भाई संचार का मतलब है कि अपने बातों को आप दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। तो संचार का मतलब है कि अपने विचारों को पत्र, चाहे टेलीफोन, है ना, चाहे मोबाइल, इन माध्यमों के द्वारा अपनी बातों को दूसरे, है ना, लोग तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। समझ में आ गया होगा। संचार करना मतलब एक अपनी बात को दूसरे तक किस तरह से पहुंचाएं, है ना, पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार करता कहलाता है, मतलब कि कम्युनिकेशन। अगला सीडी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर में आपको पता है कि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीडी रोम का पूछ सकता है, तो सीडी का होता है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कभी कभी सीडी रोम का पूछेगा, तो सीडी का तो कॉम्पैक्ट डिस्क रहेगा, और जो रोम होता है, रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रोम का। और रैम का कभी कभी पूछता है, तो रैम का क्या होता है, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो रैम रोम ये कंप्यूटर की दो प्रकार की स्मृतियों में आती है, मेमोरी में आती है ना, रैम और रोम। अगला ये देखो क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम पूछा ही गया है, तो रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अगला प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान की व्यवहारिक एवं क्या है, प्रायोगिक विधि है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है ये विज्ञान के ही एक भाग है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपस में कैसा संबंध होता है, तो कैसा होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान की व्यवहारिक तथा प्रायोगिक विधि है। अगला सर्वर का क्या अर्थ है, सर्वर, तो सर्वर क्या होता है बताओ, सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। भाई सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आपकी बातों को, है ना, दूसरे नेटवर्क के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सर्वर का काम करता है। तो सर्वर क्या करता है, सेवकों को जोड़ने का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल ड्यूप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से। मतलब कि जैसे कि फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है कि आप किसी को ईमेल करते हैं और वो भी क्या है, ऑनलाइन है, तो तुरंत आपके बातों को क्या करेगा, वो पढ़ेगा, और फिर उसके बाद कोई रिप्लाई आता है तो फिर आप उसका रिप्लाई देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, फुल ड्यूप्लेक्स कहलाता है। इसको हम कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स मोड है, ठीक है। अगला सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप क्रोम का यूज़ करते हैं मोबाइल में, ऐसे कंप्यूटर में मोजिल्ला फायरबॉक्स है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी सर्च इंजन का काम ही करते हैं। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा को क्या करता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है, प्रदान करता है। तो सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर, जैसे कि आपको कुछ ढूंढना है, मान लो सरकारी रिजल्ट आप खोलते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर जैसे गूगल को ओपन करेंगे, तो गूगल तो सॉफ्टवेयर है, उस पर आप क्या करेंगे, उसको सरकारी से रिजल्ट सर्च करना है तो आप लिख के, है ना, निर्देश देंगे कंप्यूटर को, तो क्या करेगा, इंटरनेट पर उसको खोज कर आपके सामने उसकी साइट को प्रस्तुत कर देगा। तो सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम यूजर के द्वारा क्या करता है, दिशा निर्देशों को इंटरनेट पर खोजकर डाटा को प्रदान करता है। अगला DBMS का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में मैंने बताया बहुत नाम पूछता है, तो DBMS का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम क्या है, D मतलब डाटा, B मतलब बेस, और M मतलब मैनेजमेंट, S मतलब सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS का पूरा नाम। ऐसे CPU का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, तो CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर क्या कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, स्पीड थोड़ा ज़्यादा है बट क्या किया, समय है नहीं आपके पास ना हमारे पास। सर्च इंजन क्या करता है बताइए। तो सर्च इंजन अभी आपने पढ़ा था कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर क्या करता है, डाटा प्रदान करता है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए फिर से। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में, हैकर्स क्या है ना, हैकर्स क्या है। तो जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है। मतलब कि जैसे कि आपके डाटा को लीक करके क्या करे, कोई व्यक्ति जब दूसरा चलाने लगे, कंट्रोल करने लगे, है ना, तो क्या करेगा, इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर का हैकर्स बोलते हैं। हैकर्स ये होते हैं कि जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया को संचालन करने को अपने वश में कर लेता है, मतलब जो वो चाहता है वही करता है, तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है।
ये क्या कहलाता है, हैकर्स कहलाता है। सही है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्य को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। देखो कंप्यूटर के वजह से आप देखते हैं कि है ना, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को एक बिना त्रुटि के आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की शिक्षा ने क्या किया है, व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है, मतलब बढ़ा दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कंपनी का डाटा को रखना है, तो वहाँ पे क्या करना, पहले आप लिखा जाता था, उसमें कितना समय लगता है। अब आप एक बार आप उसको सेट कर दें बना के, उसके बाद फिर आराम से निकाल सकते हैं सेकंडों में। तो ये तो आप लिख ही लेंगे, बना कर भी लिख सकते हैं। तो सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। तो सूचना के 2 गुण देखते हैं। सूचना क्या होना चाहिए, पहली बात तो विश्वसनीय होनी चाहिए और वैध होनी चाहिए। सूचनाओं में क्या होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन पर बहुत ध्यान दें आप, है ना। वैसे आपको याद ही होगा, 3rd सेमेस्टर में आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। URL का पूरा नाम मैंने बताया ना, कंप्यूटर में नाम बहुत शॉर्टकट वाला पूछता है, फुल फॉर्म। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना। URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऐसे WLL का पूरा नाम, तो WLL का पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप। क्या है, वायरलेस लोकल लूप है। नाम जरूर याद करना। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो जब हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति जब एक ही समय में हज़ारों लोगों के साथ कंप्यूटर पर बात करता है या संचार करता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। तो देखो, इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है, मतलब कि एक दूसरे से बातें कर सकता है ना। तो जब इंटरनेट रिले का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब एक ही व्यक्ति, है ना, एक ही समय में हज़ारों लोगों के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, मतलब संचार कर सके, अपने बातों को रख सके, तो उसे कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन देखें, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। मतलब जिसमें हम शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो क्या है, एक हो गया NCERT, आपको पता है ना। ये हो गया www.ncert.com। अब यहाँ www का पूरा नाम पूछ लेता है, तो क्या होता है यहाँ पे बताइए। www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और ये है www.dbrao.ac.in, मतलब ये शैक्षणिक वेबसाइट का नाम पूछ रहा था, जिस पे आप शिक्षा से सामग्रिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को क्या करती है, स्थापित करती है। दूरस्थ का मतलब है कि दूर रह के शिक्षा को ग्रहण करना। जैसे कि आजकल कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये शिक्षा कहलाती है दूरस्थ शिक्षा। अगला, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से क्या करते हैं, गृह निर्मित वस्तुओं, मतलब घर की निर्मित वस्तुओं को भी हम पर्दे पर दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का मतलब है कि इमेजों को दिखाना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमें लगा इंपॉर्टेंट उनको लिया है। इंटरनेट की मुख्य विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, है ना, सरस और बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। भाई बिल्कुल सही है। इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, संचार को, मतलब कि बातें करने को एक दूसरे से, है ना, तो क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल कर सकते हैं और उसको जो है बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है। तो इसकी बहुत विशेषताएं, आप इसको तो लिख सकते हैं खुद से ही ना। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी से मानी जाती है, याद रखना, ठीक है ना। और 1969 में ही अगर पूछे तो इसरो की स्थापना हुई थी इंडिया, भारत में, ठीक है ना। अगला, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो इंटरनेट के बहुत सारे कार्य हैं। विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना, ठीक है ना, ये भी इंटरनेट का एक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 22, 18, 2 बार। तो आपने देखा कि एक एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर में मेनली 5 पार्ट हैं। कौन कौन, कंप्यूटर का डाटा, मतलब जिसे हम आंकड़ा कहते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट होते हैं, है ना। हार्डवेयर पार्ट वो होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पर्श कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के क्या होते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है।
अगला, जिन पे आप काम कर सकते हैं लेकिन उनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। अगला, कंप्यूटर प्रयोग करता चाहिए और गाइडलाइंस एवं विधियाँ चाहिए। तो ये आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो पहला ऑडियो कॉन्फ्रेंस, दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंस और तीसरा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं, है ना, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन है शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रेडियो द्वारा प्रसारित, है ना, इसको ही क्या कहते हैं हम, रेडियो, शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। मतलब कि शैक्षिक रेडियो का मतलब है कि जो भी शिक्षा के, है ना, कार्यक्रम हो उन्हें रेडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो शिक्षा के कार्यों को, है ना, या शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनको रेडियो के द्वारा पहुंचाया जाना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक रेडियो कहलाता है। अगला, स्मार्ट क्लास से आप क्या अभिप्राय है। तो ये तो आप ऊपर पहले भी पढ़े थे, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। स्मार्ट कक्षाओं से क्या तात्पर्य है। तो स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य क्या है, नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है। नवीन मतलब नई शिक्षण की प्रक्रिया से है, जहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए तकनीकी संचारों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से, है ना, एग्जाम्पल क्या है, किसके द्वारा, फ़ोन के द्वारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, कंप्यूटर द्वारा और इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस स्मार्ट कक्षा को बना सकते हैं। अगला, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो सूचना के 2 गुण, शुद्धता होनी चाहिए सूचना में, और सूचना जो भी रखें वो क्या हो, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति के लिए वेबसाइटों का नाम। तो ये तो आप जानते हैं आजकल, है ना, www.fresherjob.com, careerjob.com, ऐसे तमाम, bankjob.com, है ना, सरकारीरिजल्ट.com, ये सभी क्या हैं, शिक्षा जो छात्र हैं उनको रोज़गार प्राप्त करने के लिए साइटें हैं जिस पे वो ढूंढते हैं वैकेंसी कौन सी निकली है, ये सब। एजुसेट के 2 कार्य लिखिए। तो एजुसेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एजुसेट क्या है, एक शैक्षणिक उपग्रह है अगर पूछे तो। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। तो एजुसेट के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि एजुसेट क्या है, एक शैक्षणिक उपग्रह है। तो इससे आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वही के बारे में लिखना है। तो आप खुद लिख सकते हैं। अगला, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 ईस्वी को, याद रखना, 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। अगला, प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक प्रकार से क्या होता है, जो आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखते हैं, उनको बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है और फिर इसको कागज़ पे छाप के बाहर निकाल देती है। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर को आउटपुट बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, बिल्कुल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छाप देती है। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक इलेक्ट्रो जो मैकेनिकल युक्ति है, जो बाइनरी कोड, जो कि आप पढ़े होंगे 0 और 1 होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, इनसे आंकड़े को प्राप्त करती है और फिर इसे कागज़ पर छाप के बाहर निकाल देती है। अगला, प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के 2 प्रकार हैं मेनली, कौन कौन है, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। तो प्रिंटर के तो कई प्रकार होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर आप पढ़े होंगे, है ना, जिसकी स्पीड क्या होती है अन्य प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, स्मृति क्या है, मतलब मेमोरी क्या है। स्मृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोरी या मेमोरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। भाई स्मृति में क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो भी निर्देश होते हैं, सूचना होती है, उनको क्या करते हैं हम, इकट्ठा करते हैं। तो जो इकट्ठा जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने मतलब इकट्ठा करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसके डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का क्या करते हैं, निराकरण संभव है। अगला, संचार की कोई 2 विशेषताएं बताएं कम्युनिकेशन करने की।
तो इसकी तो कई विशेषताएं हैं, इसमें 2 विषय हैं, अस्पष्टता का सिद्धांत और ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, ध्यान को आकर्षण करने का सिद्धांत। अगला, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में समझाइए, तो क्या बोलते हैं, ETV, है ना, क्या बोलते हैं, ETV बोला जाता है शैक्षिक दूरदर्शन को। टीवी मतलब टेलीविज़न, और एजुकेशनल, ई मतलब एजुकेशनल, तो एजुकेशन टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न। अगला, पैकेजेस का क्या अर्थ होता है, पैकेज का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर में, तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी, है ना, सूचनाओं आदि को क्या करे, व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम में सुरक्षित रखती है उसे हम क्या कहते हैं, पैकेजेस कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, संस्थान के द्वारा या कंपनी के द्वारा सूचनाओं को क्या करना, व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम में रखा जाता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में पैकेज या पैकेजेस बोल सकते हैं, ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। कॉलम किसे कहते हैं, जो यहाँ पे सीधी खड़ी लाइनें होती हैं, और रो किसे कहते हैं, मतलब पंक्ति, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल। तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, मतलब पंक्ति होती है, और यहाँ पे अगर देखो तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है ना। तो 16,384 क्या है, कॉलम है, मतलब कि ये जो खड़ी लाइनें हैं ये होती हैं, और जो लेटी हुई लाइनें हैं वो कितनी होती हैं, 10,48,576। अगला क्वेश्चन देखो, विकीपीडिया से आपका क्या आशय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विकीपीडिया या क्या एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। तो विकीपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। तो कुल मिलाकर विकीपीडिया अगर पूछे क्या है, तो यह एक ज्ञानवर्धक जो है वेबसाइट है, जिस पे हम, है ना, विभिन्न वस्तुओं के बारे में, उनके बारे में, है ना, बहुत ही सटीक जानकारी को और शुद्ध रूप से जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगला, जैसे विकीपीडिया पे अगर मान लो आपको बाबर के बारे में नहीं पता, ढूंढना है, तो विकीपीडिया पे आप जाके ढूंढ सकते हो, बहुत क्लियर जानकारी, सटीक जानकारी विकीपीडिया देता है। तो मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम लिखिए, क्या है, ई बुक्स है, ई बुक्स का पूरा नाम पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, वेब पोर्टल है, ये सभी मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्या पूछा गया है कि कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताओ। तो देखो, जो आपका MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे कहते हैं, MS ऑफिस, इसके 4 पार्ट होते हैं, है ना। मेनली अगर पूछ ले तो कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, पहला MS वर्ड है ना, जिसमें हम टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, लिखते हैं कुछ वर्डों को। MS एक्सेल है जो वर्कशीट है, स्प्रेडशीट, जिस पे हम किसी कंपनी या किसी का डाटा फीड करना हो। MS पावर पॉइंट, जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसमें हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं। और एक होता है MS एक्सेस, है ना, जिसको नेट के द्वारा कनेक्ट करके हम एक्सेस करते हैं नेट पे। तो 4 पार्ट होते हैं MS ऑफिस के, याद रखना। अगला, कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो क्या करेगा, मैंने बताया MS वर्ड में क्या करते हैं, पत्र वत्र को लिखना हो तो इसे में करते हैं, तो कार्यालय पत्र को तैयार करना। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से साधन हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कितने साधन हैं, तो बहुत से साधन हैं। पहला कि हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, वीडियो डिस्क के द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, उपग्रह, इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, ये सभी इनके साधन हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, DTP का पूरा नाम बताओ। तो DTP का पूरा नाम क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, याद रखना, फुल फॉर्म कुछ ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। अगला, DTP से आप क्या समझते हैं। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, DTP। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। तो किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है कि जोड़ना, है ना, जब एक दस्तावेज को या पेज को दूसरे पेज से हम जोड़ें तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। अगला, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को, अगर इंटरनेट पे आप अपशब्द कुछ भेज रहे हैं तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो फ्लेम कहते हैं। ये बहुविकल्पीय में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय में पहले पूछे गए हैं, है ना, क्लास पढ़ी है, आप देख सकते हो उसे। अगला, HTML का पूरा नाम। तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे HTTP का पूरा नाम पूछता है ना, तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे
FTP का पूरा नाम बोल सकता है, तो इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें कुछ है ना, आपको याद ही होना चाहिए जो है पूरा नाम। एनिमेशन से क्या तात्पर्य है, आप देखते होंगे एनिमेशन में क्या होते हैं, चलचित्र होते हैं, मतलब चित्र को आप घुमा सकते हो बना के। तो कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है ना। ऐसा लगता है एनिमेशन में कि ये चल रहा है, तो चल वल नहीं रहा होता है, उसमें बहुत सारे पेजों से क्या करते हैं उसको इकट्ठा करके फिर धीरे धीरे उनकी स्पीड को बढ़ा के बनाया जाता है, जिससे लगता है कि चल रहे हैं, वास्तव में चल नहीं रहे होते हैं। अगला CD-ROM से क्या तात्पर्य है। CD-ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है, और यह क्या होती है, स्टोरेज डिस्क होती है जिसमें डाटा को हम इकट्ठा करके रखते हैं, सूचना को। तो यह एक स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। अगला CD-ROM का पूरा नाम पूछा गया है, तो CD-ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। अब रोम का देखो, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन अगला। यहाँ से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। DVD का पूरा नाम, तो DVD ऐसे होता है, DVD तो क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों बोल सकते हैं। अगला डेस्कटॉप क्या होता है, तो आप ये जो देखते हैं ये सामने कंप्यूटर जो स्क्रीन होता है इसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात ही क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अगला, इसके पहले इसको मॉनिटर बोलते हैं, है ना। जब इसके अंदर जो स्क्रीन में कुछ दिखता है उसे कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना। इसको अगर हम क्या करें, संग्रहित डाटा की चल रहा हो, आप कंप्यूटर को चला रहे हो और डाटा है ना सप्लाई क्या कर दें, अचानक से बंद कर दें, तो उसमें ये संग्रहित रहेगा। इसको नॉन वोलेटाइल क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, कि जो डिलीट ना हो, ये मेमोरी है नॉन वोलेटाइल। अब आप कमेंट बताओगे कि रैम होती है कि रोम, है ना। पेन ड्राइव क्या होता है, तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है जिसमें आप डाटा को स्टोर रखते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, तो नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटर के बीच डेटा संचरण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में क्या है, सहायक होता है, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर द्वारा कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है, प्रिंट आउट। भाई प्रिंटर के द्वारा हम देखो, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो कंप्यूटर से बाहर जब निकलेगा प्रिंटर के द्वारा तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, और इसको कौन निकालता है, तो प्रिंट आउट करके हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, है ना। अगर स्पीड कम लग रही होगी तो आप फास्ट करके देख लेना। OCR का पूरा नाम, अब OCR का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, याद रखना। OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ना। अगला देखेंगे आप, एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं। एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था क्या करता है, प्रोग्राम कहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। GPRS आप देखते होंगे, है ना। GPRS की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, रास्ते को ढूंढ सकते हो। तो GPRS का पूरा नाम देखना क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अगला, GPRS से आप क्या समझते हैं, ये तो फुल फॉर्म था। तो GPRS वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा क्या करता है, प्रयोग करने की एक तकनीकी है। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पोर्टल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं, तो ये होता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ठीक है ना, जहाँ पे सभी उपकरण को लगाए जाते हैं। मॉडेम क्या है का पूरा नाम, तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर। अगला, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं, तो पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड जब आप किसी, है ना, सॉफ्टवेयर में लगा के रखते हैं, इसका मतलब क्या करता है, वो उसको प्रतिबंधित कर देता है, बिना पासवर्ड के वो डाटा ओपन नहीं होता। तो वह गोपनीय कोड कोड होता है जो कुछ प्रोग्रामों के प्रविष्ट या प्रतिबंधित करता है, क्या कहलाता है, पासवर्ड कहलाता है। अगला, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो वेबसाइट का जब हम किसी वेबसाइट को जब ओपन करें तो जो पहला पेज है उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहा जाता है।
बार कोड से क्या होते हैं? तो अधिकांश उत्पादों पर आप देखे होंगे कि मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड कहा जाता है। जैसे कि आपको फ़ोन पे, गूगल पे सब में देखो बार कोडेड होता है, स्कैन करते हैं तो फिर आपका पूरा आईडी निकल आती है। URL का पूरा नाम तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकीपीडिया की स्थापना किसने की थी? मैंने बताया अभी कि विकीपीडिया एक क्या है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है और इसकी स्थापना किसने की? तो इनका नाम था जिमी वेल्स। किसने की थी? जिमी वेल्स ने। अगला गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल में हम क्या करते हैं? वांछित शब्दों को डालकर, मतलब कोड को डालकर, है ना, कंप्यूटर को दिशा निर्देश देकर उसके बारे में हम समुचित क्या प्राप्त कर सकते हैं? जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रेजेंटेशन क्या है? तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम जो दस्तावेज या फाइल होते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। तो अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना ही क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। किसी भी फाइल को या दस्तावेज को प्रस्तुत करना, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। अगला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? आमने सामने दो लोग आपस में जब बात कर रहे हो, है ना, मतलब कि ऑडियो वीडियो दोनों, तो वो कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है, दोनों तरफ से होने वाली प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीकी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैंने बताया था ये सभी के सभी MS ऑफिस के ही अंतर्गत आते हैं। एक और होता है MS एक्सेज। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेज ये सभी MS ऑफिस के ही पार्ट होते हैं। अगला MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जब फाइल को आप सेव करते हैं तो डॉट लास्ट में क्या होता है? डॉट PPT, क्या बोलते हैं? डॉट PPT से। अगला ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्नों में है ना। दीर्घ तो आता नहीं, आते लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय आता है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। तो इंटरनेट के काम क्या क्या है? तो विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्रदान करना, आसानी से प्राप्त कर सकते हो नेट के द्वारा। और संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को भी हम आसानी से इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। व्यापारिक समझौते भी हम कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल का स्थानांतरण भी नेट के द्वारा कर सकते हैं हम। और समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का हम क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान। तो इंटरनेट के कार्य बहुत सारे हैं, आपको पता है, लिख सकते हैं आप। अगला क्या है? इंटरनेट कॉलिंग क्या है? तो वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं वहीं इसके माध्यम से के बिना, है ना, अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी हम कर सकते हैं। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेशों में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहते हैं। तो कुल मिला के इंटरनेट कॉलिंग का मतलब ये है कि आप, है ना, यहाँ बैठे बैठे देश विदेश में किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करें? बात करना ही क्या कहलाता है? वार्तालाप कहलाना ही इंटरनेट कॉलिंग कहलाता है। तो सिंपल है, आप कर ले जाएंगे यार। अगला क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2019, 2022 दो बार क्या पूछा गया है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्णन कीजिए। तो आइए पहले हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब समझते हैं, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझेंगे। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविज़न द्वारा बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन करना क्या कहलाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। मतलब टेलीविज़न के द्वारा, टीवी पर जब हम आके आप बैठ के सामने बात करें तो उसे कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इस विधि से कई स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से एक प्रकार बातचीत हो सकती है, जैसे वे सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हों। क्या कहलाएगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा, है ना, होने वाली प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ के ग्रहण और प्रेषित करने, मतलब भेजने और प्राप्त करने की क्रिया चलती रहती है। इसमें सुनने के साधनों एवं देखने के साधनों दोनों का प्रयोग करते हैं और आमने सामने बात की जा सकती है। वीडियो में लोग एक दूसरे को देखते हैं और उनके द्वारा अपनी बातों की पुष्टि को रखते हैं। इन्हें हम स्लाइड्स या CD या फोटोग्राफ, है ना, इसके तत्व को भी हम देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फ़ोन लाइन दोनों तरफ होती है, ठीक है ना। अगला, दूरस्थ शिक्षा के कार्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा के लाभ या कार्य, तो देखिए पहला, दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का काम करती है। अगला, ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है दूरस्थ शिक्षा जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असमर्थ हो, अच्छा या असक्षम हो। जैसे कि आप, है ना, हमारी द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कैसी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा तो है, आप घर पे बैठ के, है ना, नेट के द्वारा आप इनको देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। तो दूरस्थ शिक्षा
द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला, दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से हम शिक्षा को प्रदान करते हैं। अगला, यह सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, इस शिक्षा के द्वारा, मतलब दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, यूट्यूब से क्या आप समझते हैं? अब बताओ यूट्यूब क्या है? तो सब चलाते हैं। तो यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट होती है जिस पर कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है, जैसे कि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, या डाला गया वीडियो क्लिप को देख सकता है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेज भी सकता है, यूज़र किसी मतलब शेयर कर सकते हैं आप ना, तो इसी बात पे आप क्लास को शेयर भी कर देगा। तो यूज़र किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो आप कर ही लोगे यार, सिंपल हो गया। अगला, टेलीनेट क्या होता है? तो टेलीनेट एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर कार्य एवं उसके संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड का होना आवश्यक है। अगला, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो रियल टाइम कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक यूज़र के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पे साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? तो साइबर क्राइम आप देखते हैं, साइबर स्पेस में किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क दोनों का प्रयोग किया गया हो, क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? हैकिंग आता है, पैसों की चोरी करना, अवैध ईमेल भेजना, किसी को वायरस डालना, ये सभी साइबर क्राइम में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, 40 मिनट में क्लास को कंप्लीट कर देंगे। कंप्यूटर आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर क्या उपयोग है? तो कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण सर्वदृश्य साधन है। सर्वदृश्य का मतलब जिस पर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, सेना आदि में व्यापक स्तर पर किया जाता है, बड़े लेवल पर किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी आई है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी भी है और इसमें अपनी इच्छानुसार और आवश्यकता अनुसार व्यक्ति सीखता है। सही है ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन क्या है? वायरस कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है? तो आपको पता ही है कि अगर वायरस आपके मोबाइल में जैसे आ गया कंप्यूटर में, तो क्या करता है कि मेमोरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है वो, और कंप्यूटर की गति को मंद कर सकता है, और कंप्यूटर बार बार हैंग होने लगेगा या मोबाइल हैंग होने लगेगा, और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जो सही से चलेंगे भी नहीं, आप देखते ही होंगे, है ना? तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वायरस इतना प्रकार से प्रभाव को डालता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सभी। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था ई का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ई बुक्स का पूरा नाम अगर पूछे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है। ई बुक्स से अभिप्राय है कि डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज़ की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती हैं। इन पुस्तकों को कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल यंत्रों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इन्हें इंटरनेट पर छापा भी जा सकता है और बांटा भी जा सकता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में भी होती हैं, जिसमें पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फॉक्सिट रीडर नामक 2 प्रसिद्ध रीडर हैं। इसमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का है ना? तो ई बुक्स में क्या करते हैं आप, जैसे कि आप नेट के द्वारा इसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना? और ये एक प्रकार से सॉफ्ट कॉपी होती है अगर पूछ लिया जाए तो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही रहती है, तो उसी में आप देखते हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी है। अगला देखें आप, ई लर्निंग क्या है अथवा ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाएं। ई ट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन। तो देख रहे हैं आप, कोरोना काल में इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था। तो शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी काफ़ी प्रभावी होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधार, है ना, ये शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक अधिगम और व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि, इनके द्वारा हम ई लर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना? तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी रही बताना आप। अब हमको आपको बता दें एक बार कि आप जो कंप्यूटर
का पेपर दें तो आपको पहली बात तो सब जो है इसके लगभग जितने भी फुल फॉर्म हैं वो याद होने ही चाहिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब इसमें आप कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूर पढ़ के जाना कि कंप्यूटर के नेटवर्क है ना, कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या होते हैं, है ना। उसके बाद बात करें कि ई पुस्तकालय या ई बुक्स या ई लर्निंग से क्या तात्पर्य है, रैम रोम इन सब का पूरा नाम क्या है, सर्वर क्या है, साइबर क्राइम क्या है ना, इन सब के बारे में आप पूरा पढ़ के जाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।